हेलो एवरीवन। सो अब हम पढ़ेंगे यूनिट 2 क्लाउड एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। ओके, फर्स्ट यूनिट कवर मैंने करा दी है। अब हम सेकंड यूनिट पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब द सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ये एसओए क्या है? ओके, इसका आंसर है Service oriented architecture is an architecture approach in which the application make use of service available in the network. ये एक तरीके का आर्किटेक्चर अप्रोच है जिसमें एप्लीकेशन यूज करती है सर्विसेज को जो अवेलेबल है नेटवर्क पे। ओके, सेकंड पॉइंट, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इज अ स्टाइल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। ये सॉफ्टवेयर डिजाइन का स्टाइल है वेयर द सर्विस आर प्रोवाइडेड टू द अदर कंपोनेंट्स। जो सर्विस प्रोवाइड करी गई है अदर कंपोनेंट्स के द्वारा प्रोवाइड करी गई है टू दी कंपोनेंट्स बाय द एप्लीकेशन कंपोनेंट्स थ्रू अ कम्युनिकेशन पोर्टल ओवर द नेटवर्क। थर्ड है हमारे पास SOA allow users to combine a large number of facilities from the existing services to form an application. SOA अलाउ करता है यूज़र को वो कंबाइन कर सके लार्ज नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ को जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है सर्विस एक एप्लीकेशन की फॉर्म में। ओके, फोर्थ है हमारे पास SOA encompass a set of design principle that structure the system development and provide a means for the integrity components in a coherent and the decentralized system. ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो स्ट्रक्चर करता है सिस्टम के डेवलपमेंट को, मीन्स ये प्रोवाइड करता है इंटीग्रिटी ऑफ कंपोनेंट्स को। ओके, इन अ कोहेरेंट एंड द डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। फिफ्थ हमारे पास SOA based computing packages functionalities into a set of interoperable service। ये एक कंप्यूटिंग बेस्ड पैकेज है जो फंक्शनैलिटीज इनटू द सेट ऑफ इंटरऑपरेबल सर्विसेज विच कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसे इंटीग्रेटेड कर सकते हैं हम इनटू द डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम में बिलोंगिंग टू द सेपरेट बिजनेस डोमेन्स में। ओके, सिक्स्थ हमारे पास SOA provide a translation and the management layer within the cloud architecture। ये प्रोवाइड करती है एक तो ट्रांसलेशन और द मैनेजमेंट लेयर जो क्लाउड के आर्किटेक्चर में है एंड देट रिमूव द बैरियर फॉर द क्लाउड क्लाइंट्स। और ये रिमूव कर देते हैं जो बैरियर है क्लाउड क्लाइंट्स के लिए ऑब्टेनिंग ये डिजायर सर्विसेज। ओके, ये था हमारा SOA का क्या काम था। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लेन दी मेजर रोल ऑफ SOA। मेजर रोल्स क्या है SOA के? पहले तो पढ़ लिया हमने SOA क्या होता है, अब इसका मेजर रोल्स क्या है। देयर आर दी टू मेजर रोल है हमारे पास SOA के, एक तो सर्विस प्रोवाइडर, ओके, एंड था दूसरा हमारे पास सर्विस कंज्यूमर। सर्विस प्रोवाइडर को हम ऐसे बोल सकते हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लाइक इतने सारे हमारे पास क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, वो इतनी सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक अमेजोन, एज्योर, GCP, वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है। अब जो ये सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, कौन यूज़ कर रहे हैं? हम कंज्यूमर ही तो यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई सर्विस कंज्यूमर। ये दो मेजर रोल्स हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के। ओके, अब हमारे पास डिस्क्राइब द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द SOA। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है हमारे पास SOA के? एक तो स्टैंडर्डाइज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, एक स्टैंडर्डाइज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें, एंड लूज कपलिंग। लूज कपलिंग होती है, मीन्स सर्विस आर डिज़ाइन एज अ सेल्फ कंटेन कंपोनेंट। ये जो सर्विस है ना इस तरीके से सेल्फ कंपोनेंट में डिज़ाइन है जो मेंटेन करती है रिलेशनशिप को और जो मिनिमाइज कर देती है डिपेंडेंसी की अदर सर्विसेज पे। ओके, इसमें एक एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है, एंड एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइड करना। रीयूजेबिलिटी मीन्स बीइंग डिज़ाइन एज अ कंपोनेंट, कंपोनेंट को इस तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है कि उसे हम दोबारा भी यूज़ कर सकें। फिफ्थ है हमारे पास लैक ऑफ स्टेट। लैक ऑफ स्टेट क्या है? बाय प्रोवाइडिंग अ स्टेटलेस इंटरेक्शन पैटर्न सर्विस इंक्रीज द चांस ऑफ बीइंग रीयूज्ड
and the aggregated, especially in the scenario where a single service is used by the multiple consumers belonging to the different administrative and the business domains. Okay. Sixth है हमारे पास discoverability. Okay. एंड सेवेंथ है कंपोजेबिलिटी. सो ये हमारे सम प्रिंसिपल्स हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल जो एसओए के हैं, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर. ओके. अब है 2.4 क्वेश्चन में क्या है, हमें डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बताने हैं एसओए के. एडवांटेजेस पढ़ते हैं पहले. एडवांटेजेस है इसका सर्विस रीयूजेबिलिटी, हम इसकी सर्विस यूज़ कर सकते हैं दोबारा. इजी मेंटेनेंस है इसका. एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. अवेबिलिटी रहती है इसकी, मीन्स एनीवन यूज़ कर सकता है एक रिक्वेस्ट पे. रिलायबल है एंड स्केलेबिलिटी है. डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास एसओए के? डिसएडवांटेजेस है कि ये हाई ओवरहेड है, मीन्स अ वैलिडेशन ऑफ इनपुट पैरामीटर्स ऑफ सर्विसेज डन व्हेनेवर सर्विस इंटरेक्ट. ये जो वैलिडेशन ऑफ इनपुट पैरामीटर ऑफ सर्विस है, ये तब डन होता है जब सर्विस इंटरेक्ट करती है, विच डिक्रीज द परफॉर्मेंस एज इट इंक्रीज लोड एंड रिस्पॉन्स टाइम. मीन्स जब हम कोई सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं तो अपने भी वो अपने आप कोई इंटरेक्ट करती है सर्विस, तो उसकी वजह से क्या होता है कि डिक्रीज हो जाती है उसकी परफॉर्मेंस, जिससे कि उसकी वजह से क्या होता है, एक तो लोड इंक्रीज हो जाता है और उसका रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाता है. तो ये तो हो गया हमारा हाई ओवरहेड. अब है हमारे पास हाई इन्वेस्टमेंट क्या है सेकंड पॉइंट पे. अ ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड है फॉर द एसओए के लिए, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के लिए. थर्ड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्विस मैनेजमेंट. कॉम्प्लेक्स सर्विस मैनेजमेंट से नेम से समझ सकते हैं हम. व्हेन सर्विस इंटरेक्ट दे एक्सचेंज messages to the task, means the number of the messages may go in the millions. It become a cumbersome task to handle a large number of messages. इसके डिसएडवांटेजेस हो गए ये एसओए के. अब एक्सप्लेन द एप्लीकेशन एरिया. क्या है हमारे एसओए के, कहाँ कहाँ ये यूज होता है. एप्लीकेशन एरियाज ऑफ द एसओए आर. SOA infrastructure is used by the many arms and the Air Force to deploy the situational awareness system. ये यूज़ करा जाता है आर्मीज के द्वारा और एयरफोर्स में ये डिप्लॉय करते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम्स को. ओके, डिप्लॉय करते हैं. सेकेंड है हमारे पास SOA इज़ यूज टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर डिलीवरी. हेल्थ केयर डिलीवरी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. थर्ड है SOA इज़ यूज इन SOA is used in mobile solution apps such as games. They use a built-in inbuilt functions to run. SOA हमारा गेम्स में भी यूज़ होता है एप्लीकेशन में, जो ये यूज़ करता है इनबिल्ट फंक्शन रन कराने के लिए. फोर्थ है SOA helps to maintain a museum, a virtualized storage pool. म्यूजियम, ओके. यू मेंटेन करता है वर्चुअलाइज स्टोरेज पूल को फॉर देयर इंफॉर्मेशन एंड द कंटेंट. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द एसओए. बेनिफिट्स बताने हैं क्या है, मीन्स एक तरीके के इसके एडवांटेजेस बताने हैं हमें क्या है. लैंग्वेज न्यूट्रल इंटीग्रेशन. फर्स्ट एडवांटेज है हमारे पास लैंग्वेज न्यूट्रल इंटीग्रेशन, मीन्स regardless of the deploying language use, the system offers an invoke service through a common mechanism. Programming language neutralization is one of the key benefits of the SOA integration approach. Okay. Second हमारे पास benefit है SOA का कंपोनेंट रीयूज. कंपोनेंट्स को हम यूज कर सकते हैं. थर्ड है इसका ऑर्गेनाइजेशनल एजाइलिटी है, means SOA define building blocks of capabilities provided by the software, and it offers the some service that meets a some organizational requirement which can be recombined and the integrated rapidly. Okay. फोर्थ है हमारे पास leveraging existing system.
मीन्स दिस इज वन ऑफ द मेजर यूज ऑफ एसओए का। सबसे जो मेजर यूज होता है एसओए का वो लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम में यूज होता है। इसमें क्या होता है, इन विच इट इज यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स और द फंक्शन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। ये क्लासीफाई फाई करता है एलिमेंट्स और फंक्शन को जो एग्जिस्ट करते हैं फंक्शन में, एंड मेक देम अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन और द एंटरप्राइज, और उनको अवेलेबल कर देता है ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज के लिए। ओके अब हमारे पास क्वेश्चन 7 है, 2.7 कह रहा है एक्सप्लेन करना है हमें हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ एसओए आर्किटेक्चर। हॉरिजॉन्टल लेयर क्या है हमारे पास एसओए आर्किटेक्चर की। एसओए आर्किटेक्चर इज व्यू एज 5 हॉरिजॉन्टल लेयर। इसकी 5 लेयर होती है। एक तो हो गई कंज्यूमर इंटरफेस लेयर। कंज्यूमर इंटरफेस लेयर क्या है, these are the GUI based apps for end user accessing the application, जिससे कि हम एप्लीकेशन एक्सेस कर सके। ये तो हो गई हमारी कंज्यूमर इंटरफेस लेयर। सेकेंड है हमारे पास बिजनेस प्रोसेस लेयर। मीन्स इसका क्या है, दीज आर दी बिजनेस यूज केस इन द टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। बिजनेस यूज केस के लिए हमारी यूज होती है लेयर। थर्ड लेयर है हमारे पास सर्विस लेयर। मीन्स देयर आर अ होल एंटरप्राइज इन अ सर्विस इन्वेंट्री। होल एंटरप्राइज है सर्विस इन्वेंट्री में, सर्विस लेयर ये होती है हमारी। फोर्थ है सर्विस कंपोनेंट लेयर। सर्विस कंपोनेंट लेयर मीन्स दे आर यूज टू बिल्ड दिस सर्विस सच एज द फंक्शनल एंड द टेक्निकल लाइब्रेरी। ये बिल्ड करती है सर्विसेज को, साथ में फंक्शनल हो गई चाहे वो टेक्निकल लाइब्रेरी हो गई। फिफ्थ है हमारे पास ऑपरेशनल सिस्टम लेयर। ऑपरेशन सिस्टम लेयर करती है, ये डाटा मॉडल को कंटेन करती है। 5 लेयर हमने पढ़ ली। कंज्यूमर इंटरफेस लेयर, सेकंड बिजनेस बिजनेस प्रोसेस लेयर, थर्ड सर्विस लेयर, फोर्थ सर्विस कंपोनेंट लेयर, फिफ्थ है ऑपरेशनल सिस्टम लेयर। ओके 2.8 में है एक्सप्लेन वर्टिकल लेयर्स बतानी है एसओए आर्किटेक्चर की। अच्छा पहले ना जो हमने पढ़ी है वो तो हमारी हॉरिजॉन्टल लेयर थी। ओके अब जब हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास वर्टिकल लेयर है एसओए आर्किटेक्चर की। क्या क्या है, एक तो इंटीग्रेशन लेयर है। मीन्स इसमें क्या है, स्टार्ट विद द प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन। ये प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेट करती है, साथ में जोड़ती है, डेटा इंटीग्रेशन करती है, सर्विस का इंटीग्रेशन करती है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन लीडिंग टू एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जो लीड करता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन को और सपोर्ट करता है B2B एंड B2C को। ओके मीन्स आई थिंक बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर आई थिंक। ओके सेकेंड है हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विस लेयर। Security, ability, performance, etc. constitute the quality of service parameters, which are configured based on a required SLA on और OLA। जो क्वालिटी ऑफ सर्विस लेयर है वो तो हमारी सिक्योरिटी, अवेबिलिटी, परफॉर्मेंस को कंस्टिट्यूट करती है। जो क्वालिटी चेक करते हैं हमारे सर्विस के पैरामीटर्स की, जो कॉन्फ़िगर्ड बेस्ड रिक्वायर्ड है SLA और OLA पे। ओके थर्ड है हमारे पास इंफॉर्मेशनल लेयर। ये प्रोवाइड करती है हमारे पास बिजनेस इंफॉर्मेशन। और हमारे पास फोर्थ लेयर आ गई हमारे पास गवर्नेंस लेयर। ये क्या है, आईटी स्ट्रेटेजी इज गवर्न टू ईच हॉरिजॉन्टल लेयर। आईटी की जो स्ट्रेटेजी है वो गवर्न करी गई है एक हर हॉरिजॉन्टल लेयर से, जिससे कि अचीव कर सके वो रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग एंड द कैपेबिलिटी मॉडल। ओके सो हमने तो पढ़ ली अब वर्टिकल लेयर, इंटीग्रेशन लेयर थी, क्वालिटी ऑफ सर्विस लेयर, फोर्थ इंफॉर्मेशन लेयर एंड द गवर्नेंस लेयर। ओके अब हमारे पास एलिमेंट्स बताने हैं 2.9 क्वेश्चन में। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द एसओए। सो हम देख सकते हैं इसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं एसओए के। एसओए के हमारे पास एलिमेंट्स है, एक तो एप्लीकेशन फ्रंट एंड, एप्लीकेशन का फ्रंट एंड, सर्विस, सर्विस रेपोजिटरी, सर्विस बस, कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लीमेंटेशन, इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक एंड डेटा। ये सब एलिमेंट्स को मिला के हमारा क्या बनता है, एसओए बनता है। ओके एप्लीकेशन फ्रंट एंड क्या है हमारा, application front-end are the active elements of the SOA, delivering the value of SOA at the end user। end user तक
प्रोवाइड कर रहे हैं ये। दे इनिशिएट एंड द कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज सिस्टम, ये इनिशिएट करते हैं और कंट्रोल करते हैं सारी एक्टिविटी एंटरप्राइज सिस्टम की। सर्विस क्या है? इट इज़ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट इनकैप्सुलेट अ हाई लेवल बिजनेस कॉन्सेप्ट। ये सर्विस है, ये एक इनकैप्सुलेट कर देता है हाई लेवल बिजनेस कॉन्सेप्ट को। ओके। थर्ड है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? इट प्रोवाइड अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द पर्पस, फंक्शनैलिटी, कंस्ट्रेंट एंड द यूजेस ऑफ द सर्विस। अब है इंटरफेस। इंटरफेस क्या करता है हमारा? इंटरफेस क्वेश्चन है हमारे पास, एलिमेंट्स बता रहे हैं हम सर्विस ओरिएंटेड के आर्किटेक्चर के। ओके। अब है इंटरफेस। इंटरफेस में क्या है? फंक्शनैलिटी ऑफ द सर्विस exposed by the service to clients that are connected to the service. Okay. Implementation में the service implementation provide the required business logic and the appropriate data. It contain one or more of the artifacts, programs, configuration, data and the database. Okay. अब हमारे पास है बिजनेस लॉजिक। क्या है? बिजनेस प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द सर्विस से रिप्रेजेंट करा जाता है। डाटा क्या है? डाटा रिप्रेजेंट इन द सर्विस यूज बाय द सर्विस। डाटा जो हम यूज़ कर रहे हैं सर्विस से वो है ये। सर्विस रिपोजिटरी क्या है? इट रजिस्टर द सर्विस एंड देयर एट्रीब्यूट्स टू फैसिलिटेट द डिस्कवरी ऑफ द सर्विस ऑपरेशन। मीन्स हमने कोई रेपोजिटरी बना दिया लाइक गिटहब की तरह। सर्विस बस क्या है? A flexible infrastructure for integrating application and the service by routing messages, transforming protocol between the requester and the services. So ये हमारे important element थे किसके? SOA के। Okay. Application front end, service, contract, interface, implementation, business logic, data, service repository and the service bus. Okay. अब हमारे पास आता है पार्ट 2। इसमें कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है इसमें। पार्ट 2 के में क्या कह रहा है ये? अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में एक तो रेस्ट एंड द सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स, वेब सर्विसेज, पब्लिश, सब्सक्राइब्स एंड मॉडल। ये क्या है? पहले तो पढ़ते हैं हम। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेस्ट। हम रेस्ट से समझते क्या है? ठीक है, रेस्ट है क्या वैसे? रेस्ट है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, means represent state transfer. Represent state transfer is a way of getting information content from a website. ये एक तरीके का जरिया है जिससे कि हम इंफॉर्मेशन का जो कंटेंट है ले लेते हैं वेबसाइट से by reading a designated web page which contain an XML file। जो कहाँ से जब रिट्रीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, ऐसा वेब पेज जो कंटेन कर रहा है XML फाइल को, जो डिस्क्राइब करता है एंड इंक्लूड करता है हमारा डिजायर्ड कंटेंट। रेस्ट की हमारी फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ओके। सेकेंड है हमारे पास रेस्ट इज यूज बाय क्लाउड प्रोवाइडर टू प्रोवाइड अ अपडेटेड सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन। ये क्लाउड प्रोवाइडर के द्वारा भी यूज़ करा जाता है जिससे कि वो प्रोवाइड कर सके अपडेटेड सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन को। ओके। थर्ड पॉइंट है थर्ड पॉइंट है हमारा द प्रोवाइडर कुड प्रिपेयर अ वेब पेज that include a content and the XML statement that are described in the code। जो प्रोवाइडर है वो प्रिपेयर करता है, कुड प्रिपेयर अ वेब पेज जो इंक्लूड करता है हमारा कंटेंट और XML की स्टेटमेंट डेटा डिस्क्राइब है जो हमारी कोड में। ओके। फोर्थ पॉइंट पे क्या है? सब्सक्राइबर ओनली नीड टू नो दी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सब्सक्राइबर्स क्या है? उनको बस एक चीज़ पता होनी चाहिए, URL जो पेज का है। ओके। वेयर द XML फाइल इज लोकेटेड, जहाँ पे XML फाइल लोकेटेड है उस पेज का URL पता होना चाहिए।
Okay, and read it with a web browser, understand the content using XML information, and display appropriately. Fifth है, REST use the same publishing approach that many sites use with summary RSS. RSS use the Resource Description Framework RDF, which is a standard way to describe a website. जो रेस्ट है वो यूज़ करता है हमारे सम पब्लिशिंग अप्रोच को, जो मैनी साइट यूज़ करती है, जैसे आर एस एस क्या है, हमारा रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक तरीके का फ्रेमवर्क है। आर जो एक स्टैंडर्ड वे है किसी वेबसाइट को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, रेस्ट ऑफर द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अब हमें रेस्ट से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ओके, it gives better response time and the reduced server load due to its support for the caching of the representation। ये better response time provide करता है और reduce कर देता है सर्वर के लोड को। ओके, सेकेंड है हमारे पास सर्वर स्केलेबिलिटी इज इम्प्रूव बाय द रिड्यूसिंग द नीड्स टू मेंटेन द सेशन स्टेट। जो सर्वर की स्केलेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, किसको रिड्यूस करके, बाय रिड्यूसिंग द नीड टू मेंटेन द सेशन स्टेट। ओके, थर्ड है हमारे पास अ सिंगल ब्राउज़र कैन एक्सेस एनी एप्लीकेशन। कोई सा भी सिंगल ब्राउज़र है वो एक्सेस कर सकता है कोई सी भी एप्लीकेशन एंड एनी रिसोर्सेज। सो क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर नीड टू बी रिटर्न। जो क्लाइंट साइड के सॉफ्टवेयर है वो रिटर्न भी होने चाहिए। फोर्थ है हमारे पास अ सेपरेट रिसोर्स डिस्कवरी मैकेनिज्म इज नॉट नीडेड। इसमें सेपरेट रिसोर्स डिस्कवरी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती, नीड नहीं होती, ड्यू टू of hyperlinks in the representation. Fifth है हमारे पास it has a better long term compatibility and the evolutionary characteristic. Okay, I hope आपको कुछ समझ आया होगा। अब है हमारे पास 2.1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द HTTP मेथड यूज्ड बाय द रेस्ट आर्किटेक्चर। HTTP मेथड क्या है जो रेस्ट आर्किटेक्चर यूज करता है। ओके, The REST architecture make a use of 4 HTTP method। जो REST है वो 4 HTTP मेथड यूज करता है। एक तो गेट मेथड, सेकंड पोस्ट मेथड, थर्ड डिलीट मेथड, फोर्थ है पुट। गेट मेथड क्या है, दिस मेथड हेल्प इन ऑफरिंग रीड ओनली एक्सेस फॉर द रिसोर्सेज। इस मेथड को हम यूज़ करके ये हेल्प करता है ओनली रीड ओनली एक्सेस रिसोर्सेज का, गेट मेथड। बट पोस्ट मेथड में क्या है, ये मेथड इम्प्लीमेंट करा जाता है फॉर क्रिएटिंग अ न्यू सोर्स रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। ओके, डिलीट मेथड से तो हम समझ सकते हैं कुछ रिमूव करना है हमें रिसोर्सेज। तो पुट क्या है हमारा, दिस मेथड इज इम्प्लीमेंटेड फॉर अपडेटिंग एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। अगर हमें कुछ जो पुराना हमारा एग्जिस्टिंग रिसोर्स है अगर उसमें हमें कुछ अपडेट करना है, कुछ नया डालना है, तो हम पुट मेथड यूज करते हैं। ओके, 4 मेथड हो गए, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट। ओके, अब 2.12 क्वेश्चन है, आई थिंक ये वीडियो लंबी हो जाएगी बट इट्स ओके। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेस्टफुल एपीआई। हमने रेस्ट तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे रेस्टफुल एपीआई क्या होती है। A RESTful API is an application programmer interface। ये एक application program interface है that use a HTTP request to get, put, post, delete। ये use करती है HTTP request को, HTTP रिक्वेस्ट देने के लिए, लाइक रिक्वेस्ट करती है गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट को। ओके, सेकेंड पॉइंट है इसका, अ रेस्टफुल एपीआई इज रेफर टू एन रेस्टफुल वेब सर्विसेज दैट इज बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशनल स्टेट। रेस्टफुल एपीआई रेफर करती है रेस्टफुल वेब सर्विसेज को जो बेस्ड है हमारे रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र पे, टेक्नोलॉजी पे, एंड आर्किटेक्चर style and the approach to the communication often used in the web service development. Okay, third है हमारे पास, REST technology is generally preferred to the more robust simple object access protocol।
ये सोप से आप ध्यान रखना, ये जो रेस्ट टेक्नोलॉजी है वो जनरली प्रिफर्ड करती है मोर रिबस्ट लाइक ये जो रेस्ट टेक्नोलॉजी है वो जनरली प्रेफर करती है मोर रिबस्ट को, लाइक सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल को। सॉप टेक्नोलॉजी को रेस्ट जनरली प्रेफर करती है, सॉप टेक्नोलॉजी को, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल को, बिकॉज रेस्ट लेवरेज लेस बैंडविड्थ, जो रेस्ट है वो लेवरेज करती है लेस बैंडविड्थ एंड मेकिंग इट मीन्स लेवरेज में यूज़ करती है ये लेस बैंडविड्थ एंड मेकिंग इट मोर सुटेबल फॉर द इंटरनेट यूसेस के लिए ये मोर सुटेबल हो जाती है। ओके, फिफ्थ फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, एन API फॉर द वेबसाइट इज अ कोड दैट अलाउ टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो API है वो वेबसाइट के लिए एक तरह का कोड है जो अलाउ करते हैं दो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को वो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से। फिफ्थ है हमारे पास, रेस्ट इज़ अ लॉजिकल चॉइस फॉर बिल्डिंग API। ये रेस्ट क्या हमारा एक लॉजिकल चॉइस है API को बिल्ड करने का, दैट अलाउ यूज़र टू कनेक्ट एंड इंटरेक्ट विद क्लाउड सर्विस, जिससे कि जो यूज़र्स है वो कनेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं क्लाउड सर्विस से। सिक्स्थ हमारे पास पॉइंट, रेस्टफुल API आर यूज्ड बाय साइट्स। जो रेस्टफुल API है वो कौन सी साइट्स यूज़ करती है, तो अमेजोन यूज़ करता है, गूगल, लिंक्डइन एंड दी ट्विटर। ओके, सेवेंथ है हमारे पास, अ रेस्टफुल API ब्रेक डाउन आर ट्रांजेक्शन। ये रेस्टफुल API ब्रेक्स डाउन कर देती है ट्रांजैक्शन को टू क्रिएट अ सीरियल ऑफ स्मॉल मॉड्यूल्स। ट्रांजैक्शन को उसने ब्रेक डाउन कर दिया और उसको क्रिएट कर दिया एक स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में। ईच मॉड्यूल एड्रेस अ पर्टिकुलर अंडरलाइंग पार्ट। हर एक जो मॉड्यूल है वो एड्रेस करता है एक पर्टिकुलर अंडरलाइंग पार्ट को ट्रांजैक्शन के, एंड दिस मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड अ डेवलपर विद अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और ये जो मॉड्यूलरिटी है डेवलपर को प्रोवाइड करती है बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, अब है 2.13 क्वेश्चन में है हमें डिफरेंस बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्टफुल वेब सर्विसेज एंड द रेस्टलेस वेब सर्विसेज। रेस्टफुल वेब सर्विस और रेस्टलेस में हमें डिफरेंस बताना है। ये मुझे डिफरेंस इंपॉर्टेंट लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्या है, अभी अभी पढ़िए, एन एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड अ interoperability between the computer system on the internet। ऐसा एप्लीकेशन जो प्रोवाइड करता है interoperability between the computer system on the internet। ओके, एंड रेस्टलेस वेब सर्विस क्या है, ये है एन एप्लीकेशन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट। ऐसी एप्लीकेशन जो बेस्ड नहीं है रेस्ट के प्रिंसिपल पे। ओके, रेस्टलेस की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, अब पढ़ते हैं रेस्टफुल वेब सर्विस क्या है। ये यूज करती है रेस्ट, बल्कि रेस्टलेस यूज करती है सोप। सोप हमने अभी पढ़ा था, ये था हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। रेस्टफुल वेब सर्विस में क्या है, सपोर्ट वेरियस डाटा फॉर्मेट। ये वेरियस डाटा फॉर्मेट को यूज़ करती है लाइक HTML, जेसन एक्सेट्रा। बल्कि जो रेस्टलेस वेब सर्विस है वो सपोर्ट करती है हमारी XML फॉर्मेट को। ओके, रेस्टफुल में है यूज़ URLs टू एक्सपोज बिजनेस लॉजिक। ये URL को यूज़ करती है जिससे कि एक्सपोज कर सके बिजनेस लॉजिक क्या है। और जो रेस्टलेस है वो क्या करती है, यूज़ द सर्विस इंटरेक्शन। ये यूज़ करती है सर्विस इंटरेक्शन को एक्सपोज करने के लिए बिजनेस लॉजिक को। रेस्टफुल वेब सर्विसेज में क्या, ये ईजियर है एंड फ्लेक्सिबल है, एंड रेस्टलेस वेब सर्विसेज में ये ईजी नहीं होती और फ्लेक्सिबल है। ओके, रेस्टफुल वेब सर्विसेज में क्या है, इनहेरिट सिक्योरिटी, इनहेरिट कर रहे थे सिक्योरिटी को, मेजर फ्रॉम द अंडरलाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, मेजर करती है अंडरलाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स में से। एंड रेस्टलेस वेब सर्विसेज में क्या, डिफाइन इट्स ओन सिक्योरिटी लेयर। ये अपनी ही सिक्योरिटी लेयर को डिफाइन करती है एंड ये मोर सिक्योर होती है रेस्टलेस वेब सर्विस
ओके, रेस्टफुल वेब सर्विस का लास्ट पॉइंट है कंज्यूम लेस बैंडविथ एंड रिसोर्सेज। ये लेस बैंडविथ यूज़ करती है और रिसोर्सेज को कम यूज़ करती है, बट इन द केस ऑफ द रेस्टलेस वेब सर्विस ये कंज्यूम करती है मोर बैंडविथ एंड द रिसोर्सेज। ओके, अब है हमारे पास 2.14 क्वेश्चन। 2.14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द रेस्ट। अब हमें एडवांटेजेस बताने हैं। रेस्ट बेसिकली एक जो चैप्टर है ये हमें दिया हुआ है क्लाउड एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज पे दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस बताने हमें रेस्ट के। रेस्ट के एडवांटेजेस है हमारे पास सेपरेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। ओके, ये क्या है, सेपरेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। द रेस्ट प्रोटोकॉल टोटली सेपरेट द यूजर इंटरफेस फ्रॉम द सर्वर एंड द डाटा स्टोरेज को। जो रेस्ट का प्रोटोकॉल है वो टोटली सेपरेट कर देता है यूजर के इंटरफेस को फ्रॉम द सर्वर से एंड द डाटा स्टोरेज से। ओके, एग्जाम्पल है मेरे पास, इट इम्प्रूव द पोर्टेबिलिटी ऑफ द इंटरफेस। ये इम्प्रूव करता है पोर्टेबिलिटी इंटरफेस की to the other types of platform से, and it increase the scalability of the projects and allow the different components of the development to be involved independently। और जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स है डेवलपमेंट है वो इन्वॉल्व हो सके इंडिपेंडेंटली। सो हमारे पास इसका एडवांटेज हमने पढ़ लिया, सेपरेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। सेकेंड है हमारे पास विजिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड द स्केलेबिलिटी। विजिबिलिटी में क्या कहता है ये, विजिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड द स्केलेबिलिटी में इसके पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं फटाफट। ये है द सेपरेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर हैज़ अ वन एविडेंट एडवांटेज। सेपरेशन जो हो रहा है क्लाइंट और सर्वर में, एक एविडेंट एडवांटेज ये है कि दैट ईच डेवलपमेंट टीम कैन स्केल द प्रोडक्ट विदाउट प्रॉब्लम। जो हर डेवलपमेंट टीम है वो स्केल कर सकती है प्रोडक्ट को बिना किसी प्रॉब्लम के। फिफ्थ पॉइंट है they can migrate to the other servers और make all kinds of changes in the database। ये migrate कर सकते हैं दूसरे सर्वर पे बिकॉज ये इंडिपेंडेंटली टीम में काम हो रहा है, और make all kinds of changes in the database, सारे kinds of जो changes कर सकते हैं हम database में कर सकते हैं। ओके, provided that the data from the each request is sent correctly। तो ये था हमारा विजिबिलिटी, रिलायबल है और स्केलेबल है। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है द सेपरेशन मेक इट easier टू हैव द फ्रंट एंड एंड बैक ऑफ द सर्वर। जो सेपरेशन ये हुआ है सर्विस और सर्वर और क्लाइंट का, द सेपरेशन मेक इट ईजियर टू हैव द फ्रंट एंड बैक ऑन द डिफरेंट सर्वर। ये जो सेपरेशन हुआ है इसने क्या कर दिया, ईजियर कर दिया, फ्रंट और बैक को सेपरेट सर्वर पे कर दिया है। एंड दिस मेक द ऐप मोर फ्लेक्सिबल टू वर्क विद। इससे क्या हुआ है कि जो ऐप्स है वो हमारे मोर फ्लेक्सिबल हो गए हैं, वो वर्क कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास थर्ड एडवांटेज आता है रेस्ट का, क्या है वो है द रेस्ट एपीआई इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म और द लैंग्वेज। जो रेस्ट है हमेशा ये इंडिपेंडेंट रहता है ऑन द टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म और द लैंग्वेज पे। इसका हम अंदर का पढ़ लेते हैं कि जो रेस्ट एपीआई ऑलवेज अडेप्ट अ टाइप ऑफ सिंटैक्स, ईजिली अडेप्ट कर लेता है किस टाइप का सिंटैक्स है, प्लेटफॉर्म है। ओके, विच गिव्स अ कंसिडरेबल फ्रीडम when changing or testing a new environment within the डेवलपमेंट। जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं न्यू न्यू इन्वायरमेंट में टेस्ट करते हैं तो ये इजीली फ्रीडम देता है। ओके, विद आर रेस्ट एपीआई से वी हैव अ पीएचपी, जावा एंड पाइथन सर्वर्स। रेस्ट की हेल्प से हमारे पास क्या है, एपीआई विद द हेल्प ऑफ रेस्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई की हेल्प से हमारे पास है पीएचपी, जावा और पाइथन के सर्वर्स है। ओके, अब हमें शॉर्ट नोट लिखनी है, किस पे, वेब सर्विसेज पे लिखनी है। आई थिंक हम ये लिख देंगे शॉर्ट नोट।
बट फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं. ओके. A web service is a software package that is used for communicating between the two devices or web entities laying on the network. Okay. They involve a service provider along with a service requester, that is the client. Since web services are the advantageous as they are the language transparent, so there is a no issue whether the fundamental system is providing the service developed in Java, Python or any other language, while the client application is written in the Java, Ruby, Perl or the JavaScript. Okay. Task performed by the web service क्या है? Web service are searched for over the network as well as call upon accordingly. Second point है, as a web service is called, it would be capable of providing the operation for the client that has invoked the service. ये हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो मोर इजी रहेगा. ओके. क्वेश्चन 16 आता है हमारे पास, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज. अब कौन से टाइप्स की वेब सर्विसेज है हमारे पास? फर्स्ट है हमारे पास सोप वेब सर्विसेज. सोप क्या है हमारे पास? द एब्रीवेशन ऑफ सोप है हमारे पास सर्विस oriented architecture protocol. Okay, it is an XML based protocol having the main benefit of implementing this SOAP. ये एक XML बेस्ड प्रोटोकॉल है जिसका मेन बेनिफिट है इम्प्लीमेंट करना सोप को वेब सर्विस एज इट्स सिक्योरिटी के साथ. ओके. थर्ड है हमारे पास सोप ऑफर्स अ रैपर फॉर सेंडिंग अ वेब सर्विस बेस्ड मैसेजेस ओवर द इंटरनेट बाय द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल. सोप ऑफर करता है रैपर को जब हम सेंड करते हैं वेब सर्विस बेस्ड मैसेज ओवर द इंटरनेट बाय द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल एंड ऑल इट्स मैसेज आर यूजली इन एक्सएमएल फॉर्मेट. जो इसके जितने भी मैसेज होते हैं ना वो एक्सएमएल फॉर्मेट में होते हैं सोप के मैसेज. ओके. अब है ये सोप मैसेज कंसिस्ट ऑफ. अब सोप के मैसेज में होता क्या है? ओके, पढ़ते आइए. सोप डॉक्यूमेंट गिरा. SOAP document has a root element term as envelope. SOAP का जो root document होता है वो term होता है उसका envelope element. This element is the initial element used in the XML. Initially ना envelope use होता है ये. Okay. Then the next the envelope which is categorized into the two parts. Envelope दो categories में divide हो गया. एक तो header and the later बाद में आता है body. Header में क्या है कि the routing data that is initially the information telling the XML. header में initially information बताता है XML के बारे में क्या है टू होम और फिर फॉर विच क्लाइंट नीड्स टू बी सेंड और किस क्लाइंट को भेजनी है उसके बारे में हेडर में हमारी इंफॉर्मेशन होती है. लास्टली बॉडी में क्या होता है? द बॉडी इंक्लूड दी एक्चुअल मैसेज. बॉडी में हमारा एक्चुअल मैसेज स्टोर होता है. ओके. अब है सेकेंड हमारे पास, हम पढ़ रहे थे वैसे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज. वेब सर्विसेज हमने पहले पढ़ ली, सोप वेब सर्विसेज. ओके. अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड हमारे पास वेब सर्विस है रेस्ट की. रेस्ट क्या था हमारे पास? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर वेब सर्विस. ये क्या है हमारे पास? रेस्ट सर्विस इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ पैराडिगम. ये कलेक्शन ही नहीं है पैराडिगम का और अ स्पेसिफिक रूल का, बट इट इज इंस्टीड द स्टाइल आर्किटेक्चर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. बल्कि ये एक स्टाइल आर्किटेक्चर है सॉफ्टवेयर का. ओके. सेकेंड हमारे पास दोज एप्स दैट आर डिज़ाइन यूजिंग दिस आर्किटेक्चर. जो एप्स डिज़ाइन करे गए हैं इस आर्किटेक्चर को यूज़ करके वो कलेक्टिवली टर्म एज रेस्टफुल वेब सर्विसेज. उन एप्स को हम बोलते हैं रेस्टफुल वेब सर्विसेज बोलते हैं. ओके. थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इस एस्टेब्लिश द रिसोर्सेज थ्रू द यूज ऑफ URL. रेस्ट हम तब यूज़ कर सकते हैं, हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ URL एज वेल एज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. और ये डिपेंड करता है कि कैसा नेचर होगा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का, लाइक HTTP, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट एक्सेट्रा. ओके. यूज टू परफॉर्म द रिसोर्सेज.
फोर्थ है हमारे पास एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन रेस्ट डिपेंड अपॉन द यूआरएल। जो एलोकेशन हो रहा है रिसोर्सेज का रेस्ट में, वो डिपेंड करता है हमारा यूआरएल पे, एंड इट इज़ द मोर लाइक कन्वेंशन बेस्ड एप्लीकेशन। ये कन्वेंशन बेस्ड एप्लीकेशन की तरह है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन 17 आता है, एक्सप्लेन दी आर्किटेक्चर कंस्ट्रेंट ऑफ द वेब सर्विस। आर्किटेक्चर कंस्ट्रेंट क्या आ जाते हैं हमारे वेब सर्विसेज में? ओके, आर्किटेक्चर कंस्ट्रेंट हमारे पास वेब सर्विसेज के यूनिफॉर्म इंटरफेस। यूनिफॉर्म इंटरफेस क्या है? यूनिफॉर्म इंटरफेस, it is a key constraint. uh, it is a key constraint differentiate between the REST API and the non REST API। ये एक तरीके का की कंस्ट्रेंट है जो डिफरेंशिएट करता है REST API और दी नॉन REST API में। ओके, सेकंड है, इट सजेस्ट दैट देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद एन गिवन सर्वर। ये सजेस्ट करता है देयर शुड बी एन यूनिफॉर्म वे, यूनिफॉर्म वे होना चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए जो गिवन सर्वर हमें दिया हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिवाइस हो या उसके टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन हो। अब है हमारे पास जो यूनिफॉर्म इंटरफेस था ना, वो 4 प्रिंसिपल गाइडलाइंस पे वर्क करता है। 4 प्रिंसिपल गाइडलाइंस है इसमें। एक तो रिसोर्स बेस्ड, मीन्स इंडिविजुअल रिसोर्स आर आइडेंटिफाई इन द रिक्वेस्ट। सारे जो इंडिविजुअल रिसोर्स है वो आइडेंटिफाई होने चाहिए रिक्वेस्ट में। सेकेंड है हमारे पास मैनिपुलेशन ऑफ रिसोर्स थ्रू द रिप्रेजेंटेशन। मैनिपुलेशन होनी चाहिए रिसोर्स का थ्रू द रिप्रेजेंटेशन से। लाइक क्लाइंट हैज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स, क्लाइंट के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स है एंड इट कंटेन इनफ इंफॉर्मेशन, और उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन है टू मॉडिफाई और डिलीट द रिसोर्स। वो डिलीट भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है रिसोर्स को सर्वर पे, प्रोवाइडेड दैट इट हैज़ परमिशन टू डू सो। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारे पास सेल्फ डिस्क्रिप्टेड मैसेजेस। क्या है सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेजेस? है हमारे पास ईच मैसेज इंक्लूड इनफ इंफॉर्मेशन। हर मैसेज के पास इनफ इंफॉर्मेशन होती है टू डिस्क्राइब हाउ टू प्रोसेस द मैसेज, कैसे हमें प्रोसेस करना है मैसेज को, सो दैट सर्वर हमारा इजीली समझ सके, एनालाइज कर सके रिक्वेस्ट को। फोर्थ हमारे पास पॉइंट हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया में क्या है? एज द इंजन ऑफ द एप्लीकेशन स्टेट। हाइपर मीडिया एज द इंजन ऑफ द एप्लीकेशन स्टेट की फुल फॉर्म होगी HATOS। ओके, इट नीड टू इंक्लूड लिंक्स फॉर ईच रिस्पॉन्स। इसमें इंक्लूड होने चाहिए लिंक्स हर रिस्पॉन्स के लिए, सो द क्लाइंट कैन डिस्कवर अदर रिसोर्सेज ईजिली, जिससे कि क्लाइंट अदर रिसोर्सेज को ईजिली देख सके, डिस्कवर कर सके। ओके, हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, हमें क्वेश्चन था हमारा एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर कंस्ट्रेंट ऑफ द वेब सर्विसेज। तो फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया उसका यूनिफॉर्म इंटरफेस कैसा होना चाहिए। अब है हम पढ़ रहे स्टेटलेस। स्टेटलेस क्या है हमारा? It means that necessary state used to handle the request is contained within the request itself। जो necessary states है वो handle होने चाहिए और जो उनकी request है वो handle होनी चाहिए within the request itself अपने आप। एंड सर्वर वुड नॉट स्टोर एनीथिंग रिलेटेड टू द सेशन, और जो सर्वर है वो सेशन से रिलेटेड कुछ स्टोर ना कर सके। ओके, सेकेंड है हमारे पास इन रेस्ट में क्या होता है? द क्लाइंट मस्ट इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन। क्लाइंट के पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर द सर्वर के बारे में, टू फुलफिल द रिक्वेस्ट वेदर एज अ पार्ट ऑफ हेडर और अ यूआरएल। ओके, कैचेबल क्या है? क्वेश्चन था हमारा आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट ऑफ वेब सर्विसेज। ओके ओके, थर्ड है हमारे पास कैचेबल क्या है? ईच रिस्पॉन्स शुड इंक्लूड वेदर द रिस्पॉन्स इज कैचेबल और नॉट। हर रिस्पॉन्स को इंक्लूड करना चाहिए कि एवरी रिस्पॉन्स शुड इंक्लूड वेदर द रिस्पॉन्स इज कैचेबल और नॉट। हर रिस्पॉन्स को में जो सारे रिस्पॉन्स है वो कैचेबल है या नहीं है। फॉर हाउ मच ड्यूरेशन रिस्पॉन्स कैन बी कैच, और कितनी ड्यूरेशन के लिए कैच बन रही है क्लाइंट साइड पे। मीन्स जैसे मैं कोई वेबसाइट एक्सेस कर रही हूँ
और उसे रिफ़्रेश कर देती हूँ, एकदम से फिर से रीलोड करना पड़ता है। बट कुछ देर में अगर मैं रीलोड कर रही हूँ, एकदम से डाटा मेरा डिलीट ना हो, तो मीन्स सर्वर पे क्या बन गई, कैच बन गया, जिससे कि मैं डाटा को ईज़िली एक्सेस कर पा रही हूँ, कैचेबल। ओके, सेकेंड पॉइंट है इसका, क्लाइंट विल रिटर्न द डाटा फ्रॉम इट्स कैच, कैच से रिटर्न कर सके डाटा को फॉर एनी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में, एंड देयर वुड बी नोट टू बी सेंड ए रिक्वेस्ट अगेन टू द सर्वर, और सर्वर पे ना दोबारा रिक्वेस्ट ना भेजे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया। फोर्थ है हमारे पास क्लाइंट सर्वर, क्या है हमारे पास, रेस्ट एप्लीकेशन शुड हैव क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, रेस्ट सर्वर के पास क्लाइंट एप्लीकेशन, रेस्ट सर्वर एप्लीकेशन होनी चाहिए। सेकेंड हमारे पास, अ क्लाइंट इज समवन हु इज रिक्वेस्टिंग रिसोर्सेज एंड आर नॉट कंसर्न्ड विद द डाटा स्टोरेज। क्लाइंट क्या है, एक ऐसा इंसान है जो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्सेज के लिए और वो कंसर्न नहीं है डाटा स्टोरेज के लिए, विच रिमेन रहता है वो इंटरनल, विच जो रिमेन रहता है ना डाटा स्टोरेज, वो इंटरनल रहता है सर्वर में। ओके, एंड सर्वर क्या है, सर्वर इज समवन हु होल्ड रिसोर्सेज, सर्वर वो चीज़ है जिसने सारे रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा है, एंड आर नॉट कंसर्न विद द यूज़र इंटरफेस और द यूज़र स्टेट, और कहाँ स्टोर कर रखा है, कैसे स्टोर रखा है, इससे किसी यूज़र का कोई इंटरफेस नहीं है, इंटरफेयर नहीं है। ओके, लेयर्ड सिस्टम क्या है हमारे पास, आर्किटेक्चर अभी चल रहा है हमारा ये, आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट्स है हमारे वेब सर्विसेज के लिए। फिफ्थ हमारे पास लेयर्ड सिस्टम क्या है, एन एप्लीकेशन आर्किटेक्चर नीड टू बी composed ऑफ मल्टीपल लेयर, जो आर्किटेक्चर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है वो नीड टू बी composed ऑफ मल्टीपल लेयर होनी चाहिए। सेकंड है, ईच लेयर डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट एनी लेयर, हर लेयर को नहीं पता होना चाहिए दूसरी लेयर के बारे में क्या हो रहा है, अदर देन दैट ऑफ द इंटरमीडिएट लेयर, अदर देन दैट ऑफ द इंटरमीडिएट लेयर को छोड़ के, एंड देयर कैन बी अ लॉट ऑफ इंटरमीडिएट सर्वर, इसमें इस दौरान ना लेयर्ड सिस्टम में बहुत सारे इंटरमीडिएट सर्वर हो सकते हैं बिटवीन द क्लाइंट और द एंड यूजर्स के बीच में। ओके, थर्ड में क्या है कि इंटरमीडिएटरी सर्वर में इम्प्रूव सिस्टम एवेबिलिटी, इंटरमीडिएटरी सर्वर क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं सिस्टम की एवेबिलिटी को बाय एनेबलिंग लोड बैलेंसर, एनेबल कर देते हैं लोड बैलेंसर को बाय प्रोवाइडिंग द शेयर्ड कैसेस, शेयर प्रोवाइडेड को कैश करके प्रोवाइड करके। सिक्स्थ है हमारे पास कोड ऑन डिमांड, कोड ऑन डिमांड क्या है, इट इज़ एन ऑप्शनल फीचर, ये एक तरीके का ऑप्शनल फीचर है। अकॉर्डिंग टू दिस सर्वर कैन ऑल्सो प्रोवाइड एग्जीक्यूटेबल कोड टू द क्लाइंट, सर्वर क्या करता है कि एग्जीक्यूटेबल कोड भी प्रोवाइड कर सकता है स्क्रिप्ट की फॉर्म में, किसको, क्लाइंट को। ओके, सो ये तो हमने पढ़ लिया हमारा कंस्ट्रेंट ऑफ द वेब सर्विसेज, क्या क्या पढ़ा हमने, यूनिफॉर्म इंटरफेस, स्टेटलेस, कैचेबल, क्लाइंट सर्वर, फिफ्थ है लेयर्ड सिस्टम, सिक्स्थ है कोड ऑन डिमांड। ओके, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे रेस्ट एंड सोप में क्या डिफरेंस होता है। ओके, रेस्ट एंड सोप में डिफरेंस होता है कि रेस्ट इज़ अ रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, ये रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र है, बल्कि जो सोप है वो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल है। ओके, रेस्ट में क्या है, ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, बल्कि जो सोप है वो हमारा एक प्रोटोकॉल है। रेस्ट में क्या है, इट यूज़ अ सिंपल HTTP प्रोटोकॉल, ये यूज़ करता है, बल्कि जो सोप है वो यूज़ करता है सोप एनवेलप को यूज़ करता है, एंड देन HTTP टू ट्रांसफ़र दी डाटा, फिर बाद में क्या करता है सोप, वो HTTP को यूज़ करता है जिससे कि वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सके। फोर्थ है हमारे पास, इट सपोर्ट मैनी डिफरेंट डाटा फॉर्मेट, जो हमारा रेस्ट है वो डिफरेंट डाटा फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, जैसे कि जेसन हो गया, XML हो गया, YML हो गया, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, एंड सोप क्या लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ये हमारी डाटा फॉर्मेट ये वाली सपोर्ट करता है, XML डाटा फॉर्मेट हमारी ये सपोर्ट करता है। ओके, रेस्ट में क्या है, परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी एंड द कैचिंग हमारी हाई होती है, बल्कि इन केस ऑफ द सोप स्लोअर परफॉर्मेंस एंड द स्केलेबिलिटी इज बिट कॉम्प्लेक्स, जो
थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है हमारी, एंड कैचिंग इसमें पॉसिबल नहीं होती सोप में। ओके, रेस्ट में क्या है, इट इज़ यूज वाइडली एंड फ्रिक्वेंटली, ये वाइडली और फ्रिक्वेंटली यूज़ करा जाता है रेस्ट। बल्कि जो सोप है वो इट इज़ यूज वेयर द रेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल, ये यूज़ करा जाता है जहाँ पे रेस्ट पॉसिबल नहीं होता, अदरवाइज मोस्टली हमारा रेस्ट ही यूज़ होता है। ओके, अब है 2.9 क्वेश्चन। 2.9 क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन करना है हमें ब्रीफली पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल क्या है? ओके, इन अ सॉफ्ट, इसको मैं रीड करूंगी पहले। इन अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, पब्लिश सब्सक्राइब पैटर्न इज अ मैसेजिंग पैटर्न, एक तरीके का मैसेज पैटर्न है ये। a network oriented architecture pattern, एक network oriented architecture pattern है which describe how two different part of message passing system connect and communicate with each other। ये describe करता है कि कैसे जो मैसेज पासिंग सिस्टम है वो कनेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ओके, सेकेंड है हमारे पास, इन अ मॉडर्न क्लाउड आर्किटेक्चर में क्या है कि एप्लीकेशन आर डीकपल्ड इनटू द स्मॉलर, एप्लीकेशन क्या हो गई, डीकपल्ड हो गई है स्मॉलर में, एंड इंडिपेंडेंट बिल्डिंग ब्लॉक, एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स है दैट आर इजियर टू डेवलप, और इजियर टू डेवलप है, डिप्लॉय एंड मेंटेन। ओके, थर्ड है हमारे पास, पब्लिक सब्सक्राइब्स को हम पबसब भी बोलते हैं, जो गूगल क्लाउड में एक फेमस सर्विस है जो मैसेजिंग प्रोवाइड करती है हमें इंस्टेंट इवेंट के बेसिस पे, इंस्टेंट नोटिफिकेशन देती है फॉर दीज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के लिए। ओके, फोर्थ है हमारे पास द पब्लिश और सब्सक्राइब को ना हम पबसब भी बोलते हैं, तो मैं पबसब बोल रही हूँ। ओके, द पबसब मॉडल always message to be a broadcast to the different parts of system। ये क्या करता है, पबसब मॉडल ये अलाउ करता है मैसेजेस को टू बी ब्रॉडकास्ट, वो ब्रॉडकास्ट हो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम में। ओके, फिफ्थ हमारे पास पब्लिक सब पब सब मीन्स पब सब इज अ सिबलिंग ऑफ द मैसेज, ये सिबलिंग है मैसेज क्यू पैराडिगम का, एंड इज वन ऑफ द लार्जर मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर सिस्टम, ये लार्जर ओरिएंटेड मिडलवेयर सिस्टम है हमारा पब सब। ओके, सिक्स्थ में क्या है, मैसेजिंग सिस्टम सपोर्ट बोथ दी पब सब, मैसेजिंग सिस्टम बोथ सपोर्ट करता है पब सब को, एंड मैसेजिंग क्यू मॉडल इन देयर एपीआई में। एग्जाम्पल हमारे पास हो गया जावा मैसेज सर्विस, GMS जिसे बोलते हैं हम। सेवेंथ है हमारे पास, दिस पैटर्न प्रोवाइड ग्रेटर नेटवर्क स्केलेबिलिटी, ये जो पैटर्न है वो प्रोवाइड करता है ग्रेटर नेटवर्क स्केलेबिलिटी को, एंड द डायनेमिक नेटवर्क टोपोलॉजी, और डायनेमिक नेटवर्क टोपोलॉजी को with the resulting decreased flexibility to modify the publisher and the structure of the published data, और डिक्रीज कर देता है विद द रिजल्टिंग ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी टू मॉडिफाई द पब्लिशर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिश्ड डाटा। ओके, अब है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 2.20 में है, एक्सप्लेन हाउ द पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल वर्क, जो पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल कैसे वर्क करता है हमें ये एक्सप्लेन करना है। वर्किंग कैसे है, देखो पहले तो हमारा पब्लिशर आ गया, वो क्या है, पब्लिशर एक मैसेज भेज रहा है, वो किसके अंदर जा रहा है मैसेज, ये जा रहा है हमारा पब्लिश सब्सक्राइब चैनल में जा रहा है, फिर जो मैसेज है किसके के पास जाएगा, ये सब्सक्राइबर्स के पास जाएगा। ओके, अब है, अब हम इनके ना सब एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल वर्क कैसे करता है। ओके, पब्लिशर क्या है, पब्लिशर क्या करता है, पब्लिश मैसेज कर देता है ये कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके, सब्सक्राइबर सब्सक्राइब्स टू अ कैटेगरी ऑफ मैसेज, कैसी कैटेगरी का मैसेज आ रहा है सब्सक्राइबर उसे सब्सक्राइब करता है। इफ़ यू लाइक मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके,
थर्ड है हमारे पास कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल क्लास। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल क्लास क्या है? ये रिसीव करता है मैसेज फ्रॉम द पब्लिशर से एंड मेंटेन करता है सब्सक्राइबर के सब्सक्रिप्शन को। ओके। फोर्थ है हमारे पास द पब्लिशर विल कैटेगराइज पब्लिश मैसेज इनटू द क्लासेस। जो पब्लिशर है वो कैटेगराइज कर देता है पब्लिश मैसेज को एक क्लासेस में, वे सब्सक्राइबर रिसीव करते हैं वो मैसेज को। ओके। फिफ्थ है हमारे पास अ पब्लिशर हैज वन इनपुट चैनल। पब्लिशर के पास ना एक इनपुट चैनल होता है दैट स्प्लिट इनटू द मल्टीपल आउटपुट चैनल, जो कि स्प्लिट हो जाता है, बढ़ जाता है मल्टीपल चैनल्स में, वन ऑफ द ईच सब्सक्राइबर के लिए। ओके। सिक्स्थ हमारे पास सब्सक्राइबर कैन एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन वन और मोर क्लासेस ओनली रिसीव इंटरेस्टेड मैसेज। जो सब्सक्राइबर होता है ना वो एक्सप्रेस करता है अपना इंटरेस्ट वन हो गई या मोर क्लासेस ऑफ मैसेज की जो वो रिसीव कर रहा है। 7 पॉइंट में क्या है? इन अ पबसब मॉडल द पब्लिशर एंड द सब्सक्राइबर आर अनअवेयर ऑफ ईच अदर। जो पबसब मॉडल में जो पब्लिशर है और जो सब्सक्राइबर है वो ना अनअवेयर होते हैं एक दूसरे से। द पब्लिशर सेंड मैसेज टू द सब्सक्राइबर। जो पब्लिशर है वो सेंड करता है मैसेज सब्सक्राइबर को विदाउट नोइंग अबाउट द सब्सक्राइबर, बिना ये जाने कि जो सब्सक्राइबर है वो कौन है। ओके। अब जो मेरा सब्सक्राइबर है 8 पॉइंट, वो क्या है? सब्सक्राइबर रिसीव मैसेज। सब्सक्राइबर रिसीव करता है मैसेज विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ द पब्लिशर। ऐसे ही बिल्कुल सेम केस में सब्सक्राइबर भी मैसेज रिसीव करे जा रहा है हमारे पब्लिशर से, उसे नॉलेज है नहीं कि पब्लिशर कौन है। ओके। इफ देयर आर नो सब्सक्राइबर, अगर कोई सब्सक्राइबर नहीं होगे अराउंड द रिसीव द टॉपिक बेस्ड इंफॉर्मेशन द मैसेज इज ड्रॉप। अगर सब्सक्राइबर नहीं होगे तो जो मैसेज वो पब्लिशर भेज रहा है, तो जो मैसेज को अगर कोई रिसीव करने वाला नहीं होगा तो जो मैसेज होगा ना वो ड्रॉप हो जाएंगे। सो हमारा ये था कैसे पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल वर्क कैसे करता है। ओके। अब है हमारा क्वेश्चन है 2.21 है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। बेनिफिट्स बताने पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल के बेनिफिट्स क्या क्या है। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल के बेनिफिट्स है इट डीकपल सब सिस्टम दैट नीड टू कम्युनिकेट। ये डीकपल कर देता है सब सिस्टम को जिनको जरूरत है कम्युनिकेट करने की। ओके। सब सिस्टम कैन बी मैनेज इंडिपेंडेंटली। सब सिस्टम मैनेज होते हैं इंडिपेंडेंटली एंड द मैसेज कैन बी प्रॉपरली मैनेज्ड इवन इफ वन और मोर रिसीवर आर ऑफलाइन। जो मैसेज है वो प्रॉपरली मैनेज करे जाते हैं अगर वन और मोर जो रिसीवर है वो हमारे ऑफलाइन है। सेकेंड पॉइंट है इसका इफ इंक्रीज स्केलेबिलिटी। अगर इसमें स्केलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इट नहीं इट इंक्रीज स्केलेबिलिटी, इसमें इंक्रीज हो जाती है स्केलेबिलिटी एंड इम्प्रूव करता है रिस्पॉन्सेज ऑफ द सेंडर, और इम्प्रूव होते हैं रिस्पॉन्सेज सेंडर के। द सेंडर कैन क्विकली सेंड अ सिंगल मैसेज टू द इनपुट चैनल। सेंडर क्विकली सेंड भेजता है सिंगल मैसेज को इनपुट चैनल तक। ओके। देन रिटर्न टू इट्स कोर प्रोसेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वापस आ जाता है अपनी कोर प्रोसेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास। ओके। द द मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड्यूरिंग मैसेज डिलीवर टू द इंटरेस्टिंग सब्सक्राइबर। जो मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिबल है ये देखने इंश्योर करने के लिए कि जो हुआ है वो इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर तक रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। ओके। थर्ड है हमारे पास इट इम्प्रूव रिलायबिलिटी। ये इम्प्रूव करता है रिलायबिलिटी। लाइक एनसिंक्रोनस मैसेज हेल्प्स एप्लीकेशन टू कंटिन्यूसली रन स्मूथली अंडर द increase load and the handle the intermittent failures more effectively. फोर्थ में क्या है? इट अलाउ schedule processing. Subscribers can wait to pick up the message until off peak hours, or message can be routed or the processed according to a specific schedule. इसमें क्या है? शेड्यूल प्रोसेसिंग भी अलाउ होती है समटाइम
सब्सक्राइबर को वेट करना पड़ता है अपने मैसेज को पिकअप करने के लिए। ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, इट एनेबल अ सिंपलर इंटीग्रेशन बिटवीन दिस सिस्टम। ये सिंपलर इंटीग्रेशन को एनेबल कर देता है बिटवीन दिस सिस्टम यूजिंग अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, प्रोग्रामेबल लैंग्वेज और a communication protocol, as well as between a on-premises system and the application running in the cloud. Okay. सिक्स्थ हमारे पास, इट फैसिलिटेट इन सिंक्रोनस वर्क फ्लो अक्रॉस एन एंटरप्राइज। ये फैसिलिटेट करता है इन सिंक्रोनस वर्क फ्लोस को जो एंटरप्राइज में होते हैं। ओके, सेवन पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट हमारा, इट इम्प्रूव दी टेस्टेबिलिटी। ये टेस्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। ओके, चैनल कैन बी मॉनिटर्ड एंड द मैसेज कैन बी इंस्पेक्टेड। जो चैनल है वो मॉनिटर करा जाता है और जो मैसेज है वो इंस्पेक्ट करे जाते हैं और लॉग एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन टेस्ट स्ट्रेटेजी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिश सब्सक्राइब्स मॉडल। ये हमारे पास बेनिफिट्स थे। ओके, थर्ड हमारे पास पार्ट है बेसिस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब हमारे पास वर्चुअलाइजेशन क्या है एंड टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन हम पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंटेशन एंड द लेवल ऑफ द वर्चुअलाइजेशन। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वर्चुअलाइजेशन बेसिकली होता है कि हमारे पास एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर पे हमने एक लेयर बना दी है वर्चुअल की, उस पे हम उस इस लेयर के भी ऊपर हम बहुत सारे इंस्टेंसेस ओएस लॉन्च कर सकते हैं। ओके, वो हमारी एक वर्चुअल लेयर हो गई। अब पढ़ते हैं इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन। डिफाइन करना है हमें वर्चुअलाइजेशन को एंड व्हाई इट इज नीड। ये क्यों जरूरत में आती है, नीड क्यों है इसकी। डिफाइन करना है हमें वर्चुअलाइजेशन एंड व्हाई इट इज नीडेड। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन इज एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ये एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है हाइपरवाइजर की that decouple the physical hardware from the operating system। ये decouple कर देती है जो physical hardware को from the operating system से। okay, to deliver a greater IT resources utilization and the flexibility। और deliver करती है greater IT का utilization, greater IT resource का utilization and the flexibility। okay, सेकेंड पॉइंट है द वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द आइसोलेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये प्रोवाइड करती आइसोलेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करती है एंड अलाउ द मल्टीपल बिजनेस टू रन अ मल्टीपल वर्चुअल मशीन। और मल्टीपल जो बिजनेस है वो रन कर सके मल्टीपल वर्चुअल मशीन पे ऑन द सेम फिजिकल मशीन। एक सेम फिजिकल मशीन हम उस पे हमने बना दी है बहुत सारे, लाइक जो हमारा, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड, वर्चुअल बॉक्स। लाइक ये जो हमारा, एक मिनट ये खुल रहा है अभी, जो हमारा ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है ये क्या करता है, क्रिएट कर देता है वर्चुअल मशीन एंड इसके ऊपर हमने बहुत सारे वो बनाए हुए हैं, ओएस बनाए हुए हैं। लाइक मैंने तो रेड हिट का बनाया हुआ है। ओके, एक ही वर्चुअलाइजेशन पे मैं डिफरेंट ओएस रन करा सकती हूँ। अब है फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द वर्चुअलाइजेशन। क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वर्चुअलाइजेशन को से यूज़ करके। ठीक है, हमारी एक तो मनी सेविंग होती है। ठीक है, अब हम बहुत सारे लैपटॉप तो परचेज नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई हम एक वो यूज़ करते हैं वर्चुअल लेयर। मनी सेविंग होती है हमारी इससे। और ये ड्रामेटिक इंक्रीज इन कंट्रोल, ये ड्रामेटिक इंक्रीज है कंट्रोल का। Like virtualization provide a flexible foundation to provide a capacity according to the demand of the organization। जैसे organization की demand है उसके according ये flexible हो जाता है, उतनी ही capacity provide कर देता है। B point है हमारे पास, new server can be quickly be deploy। हम new server deploy कर सकते हैं virtualization पे। एंड सी है इट इज़ ऑल्सो ईजी टू शिप दी इंफ्रास्ट्रक्चर। शिप कर सकते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर को व्हेन इट इज़ डिप्लॉय यूजिंग दी
सिप मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। ओके, थर्ड हमारे पास क्या है, ये हम बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं ना। हाँ, बेनिफिट्स हमारे पास सिंप्लीफाइड डिजास्टर रिकवरी, हम सिंप्लीफाइड डिजास्टर्स की रिकवरी कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास बिजनेस रेडीनेस असेसमेंट। ओके, अब क्या है, वर्चुअलाइजेशन कैन हेल्प टू, वर्चुअलाइजेशन हमारी केस में हेल्प कर सकता है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाय रिड्यूसिंग द ऑपरेशनल एंड द सिस्टम मैनेजमेंट कॉस्ट वाइल मेंटेनिंग द needed capacity. Okay, reduce the complexity of adding to the infrastructure. Third है हमारे पास gather information and collaboration across the organization to increase both the utilization of the information and its effective use. फोर्थ है डिलीवर करता है ये SLA के बेसिस पे एंड रिस्पॉन्स टाइम ड्यूरिंग स्पाइक्स इन दी प्रोडक्शन एंड दी टेस्ट सिनेरियोज। फिफ्थ हमारे पास बिल्ड करता है ये हेट्रोजीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड कर सकते हैं हम इस पर हेट्रोजीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन that is more responsive to the organization need. ओके, ये तो हमारा हो गया वर्चुअलाइजेशन के बारे में। अब बताना है हमें एक्सप्लेन अ वेरियस करंट वर्चुअलाइजेशन इनिशिएटिव। अभी बताना है जो करंट इनिशिएटिव क्या चल रहे हैं हमारे वर्चुअलाइजेशन के। ओके, वेरियस करंट वर्चुअलाइजेशन इनिशिएटिव्स हैं। एक तो वर्चुअल सीपीयू एंड मेमोरी हमें प्रोवाइड होती है। ओके, फिजिकल सीपीयू एंड द रैम्स कैन बी डेडिकेटेड, और हम डायनेमिकली एंड एलोकेटेड टू द वर्चुअल मशीन। लाइक हम ना क्या कर सकते हैं, जो रैम है, सीपीयू है, स्टोरेज है, वो फिजिकली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी आवर रिक्वायरमेंट। ओके, अब है सेकंड पॉइंट है, क्वेश्चन था हमारा, वैसे एक्सप्लेन करना था हमें, करंट वर्चुअलाइजेशन इनिशिएटिव बताने हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें हमारा वर्चुअल, हमें नेटवर्किंग कर सकते हैं, वर्चुअल डिस्क ऐड कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मशीन एंड स्टोरेज मशीन एंड डायनेमिकली लोड बैलेंस कर सकते हैं हम उसमें। एंड ये क्या है हमारा लॉजिकल पार्टीशन, हम पार्टीशन भी कर सकते हैं। लॉजिकल पार्टीशन हम किसकी करते हैं, जैसे हमने क्या कर दी है, स्टोरेज हमने ऐड कर दी है। ओके, लाइक मैंने ओएस बनाया रेड हैट का, इसमें मैंने अटैच करी मैंने इसमें स्टोरेज अटैच करी, तो उसके ना मैं पार्टीशन भी कर दे सकती हूँ। लाइक हम विंडोज़ में ड्राइव पार्टीशन कर देते, सी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे ही हम इसमें स्टोरेज ऐड करके उसके भी पार्टीशन कर सकते हैं। ओके, लॉजिकल पार्टीशन हम इसमें कर सकते हैं, LPAR, LVM भी होता है इसमें वैसे। एंड लॉजिकल डोमेन्स क्या है इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग इन ईच लॉजिकल डोमेन कैन बी इंडिपेंडेंटली मैनेज यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज स्टार्टेड एंड रिबूटेड विदाउट इम्पैक्टिंग दी एल लॉजिकल डोम। ओके, हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं, और ये इम्पैक्ट नहीं करता हमारा लॉजिकल डोमेन्स को। ओके, जोन्स हमारे क्या है, जोन इज दी ओएस लेवल की वर्चुअलाइजेशन है, सॉल्यूशन रादर देन अ हार्डवेयर लेवल हाइपरवाइजर सॉल्यूशन। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 2.24 में कह रहा है, इसको बंद कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन 2.24 में कह रहा है व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस बताने हैं मुझे वर्चुअलाइजेशन के। एडवांटेजेस है मेरे पास, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर रिड्यूस VMM कॉम्प्लेक्सिटी, ये VMM की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है, इम्प्रूव करता है फंक्शनैलिटी। सी क्या है हमारे पास, इंक्रीज कर देता है परफॉर्मेंस। 4 है प्रोवाइड अ सर्वर कंसोलिडेशन, प्रोवाइड करते हैं सर्वर कंसोलिडेशन को, टेस्टिंग and development. The provision of the dynamic load balancing and the disaster recovery also improve the system reliability and the security. Fifth है हमारे पास conservation of energy है ना, एनर्जी को सेव कर सकते हैं, लाइक मेंटेनेंस ऑफ द लेगेसी एप्लीकेशन एंड द सपोर्टिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑफिस। ओके, डिसएडवांटेजेस हमारे हैं किसके, वर्चुअलाइजेशन के, ये हाई रिस्क इन दी फिजिकल फॉल्ट,
हाई रिस्क रहता है फिजिकल फॉल्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट ईजी क्वाइट कॉम्प्लीमेंट ये ना, ये इजी नहीं होते, मीन्स कभी कभी इजी नहीं होते, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और ये नॉट सपोर्ट बाय दी ऑल एप्लीकेशन, सारी एप्लीकेशन इसे सपोर्ट नहीं कर सकती वर्चुअलाइजेशन को। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट हमें लिखनी है, सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या है हमारी, सर्वर वर्चुअलाइजेशन वर्क एज अ मास्किंग, ये मास्क की तरह वर्क करती है ऑफ द सर्वर कंप्यूटर पे, दैट कंप्राइज द काउंट एंड द एंड इन आइडेंटिटी ऑफ द रिसोर्सेज, जो compromise comprises करती है काउंट एंड द आइडेंटिटी ऑफ द रिसोर्सेज विद द सर्वर्स, स्टोरेज प्रोसेसर एंड द ओएस एट द एंड यूजर। हम इसके डायग्राम से समझते हैं, लाइक हमारे सीपीयू दिया हुआ है, मेमोरी दी हुई है और डिस्क दी हुई है, इस पे हमने एक लेयर बनाई वर्चुअलाइजेशन की, जैसे हम हाइपरवाइजर भी बोल सकते हैं। उसके बेसिस पे ना हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, वो एप्लीकेशन अपना ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रही है, सीपीयू मेमोरी डिस्क। ओके, ये तो हो गई वर्चुअलाइजेशन, मैंने आपको बता दिया। ओके, वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजीज क्या है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है हमारे पास। वर्चुअलाइजेशन में क्या लिखा है, ये हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में है। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को हम बोलते हैं हाइपरवाइजर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं, बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं, टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन, और अ सिंपली हाइपरवाइजर बोलते हैं इसमें। और ओएस वर्चुअलाइजेशन में क्या, दिस टाइप ऑफ द सर्वर वर्चुअलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ओएस बेस्ड वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ओके, ओएस बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। ओके, अब है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब टाइप्स पढ़ने हैं हमें, वर्चुअलाइजेशन के टाइप्स क्या है। एक तो ओएस वर्चुअलाइजेशन हमने पढ़ ली, ओएस लेवल पे वर्चुअलाइजेशन, इसका एग्जांपल शायद हम ऐसे दे सकते हैं, जैसे अगर हम, एक सेकेंड, पहले तो हमारी हार्डवेयर पे वर्चुअलाइजेशन हो रही थी, हार्डवेयर पे बना दी तो एक फिजिकल उस पे वर्चुअलाइजेशन की लेयर बना दी, उस पर बहुत सारे हम ओएस कर रहे हैं। अगर ओएस लेवल पे हमें वर्चुअलाइजेशन करनी है तो लाइक मेरे पास एक है वर्चुअलाइजेशन के अंदर ही मैं उसके अंदर बहुत सारे बना सकती हूँ ओएस की वर्चुअल लेयर्स बाय यूजिंग दी डॉकर कंटेनर। ओके, हम क्या पढ़ रहे थे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में एक तो ओएस वर्चुअलाइजेशन हो गया, सेकंड है एप्लीकेशन सर्वर वर्चुअलाइजेशन, थर्ड है हमारे पास एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, फोर्थ है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअलाइजेशन, फिफ्थ है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, सिक्स्थ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, सेवेंथ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। ओके, क्वेश्चन 2.27 में क्या कहता है, एक्सप्लेन करना है हमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन। इम्प्लीमेंटेशन करना लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन के लेवल क्या क्या है। एक तो होता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या है ये, एट द इंस्ट्रक्शन सेट लेवल पे वर्चुअलाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय emulating a given ISA by the ISA of the host machine. Okay, सेकेंड है हमारे पास हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल, थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, फोर्थ है लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल। ओके, फिर है हमारे पास यूज़र एप्लीकेशन लेवल। यूज़र एप्लीकेशन लेवल में क्या आ गया, एप्लीकेशन लेवल, लाइब्रेरी, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, हार्डवेयर सिस्टम लेयर मीन्स हाल लेवल, एंड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA। ओके, अब हमारे पास 4 पार्ट, आई थिंक ये हमारा लास्ट पार्ट है इस यूनिट का। वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम इसमें, टूल्स एंड मैकेनिज्म, वर्चुअलाइजेशन ऑफ CPU मेमोरी IO डिवाइसेस, वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट एंड डिजास्टर रिकवरी हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, अब है डिफाइन करना में वर्चुअलाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। इन अ वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर में द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है हार्डवेयर को। ओके, सेकंड है वर्चुअलाइजेशन लेयर इज इंसर्टेड बिटवीन द हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो वर्चुअलाइजेशन की लेयर है वो इंसर्ट करी गई है एक तो हार्डवेयर के अंदर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, the virtualization layer is responsible for converting the portion of the real hardware into the virtual hardware,
वर्चुअलाइजेशन लेयर क्या करती है, वो कन्वर्ट कर देती है कुछ पोर्शन रियल हार्डवेयर का वर्चुअल हार्डवेयर में. Okay, depending on the position of the virtualization layer, there are the several classes of the VM architecture. कुछ ले वो है VM आर्किटेक्चर की क्लासेस है, लाइक हाइपरवाइजर जिसे हम वर्चुअल मशीन मॉनिटर आर्किटेक्चर बोलते हैं. सेकेंड है हमारे पास पैरा वर्चुअलाइजेशन. फोर्थ थर्ड है हमारे पास होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन. ओके, फिर क्वेश्चन है 2.29 है, डिस्क्राइब करना है हमें हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर एंड द जेन आर्किटेक्चर क्या है. हाइपरवाइजर और जेन आर्किटेक्चर क्या है. हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर में कहता है कि द हाइपरवाइजर सपोर्ट्स हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन, ये सपोर्ट करता है ऑन द बेयर मेटल डिवाइस लाइक CPU, मेमोरी, डिस्क एंड द नेटवर्क इंटरफेसेस. ओके, the hypervisor software sit directly between the physical hardware and its OS. Okay. Third है हमारे पास the virtualization layer is referred to as either the VMM or the hypervisor. And fourth point है depending on the functionality, the hypervisor can assume a microkernel architecture. functionality के basis पे जो hypervisor है वो assume कर लेता है microkernel architecture, जैसे कि Microsoft का Hyper-V, और it can be assume a monolithic hypervisor architecture like a VMware. Okay. अब माइक्रो कर्नल क्या है. माइक्रो कर्नल हाइपरवाइजर में क्या होता है, इंक्लूड करता है ओनली द बेसिक एंड द अनचेंजिंग फंक्शन सच एज द फिजिकल मेमोरी मैनेजमेंट एंड द प्रोसेसर शेड्यूलिंग. ओके. सिक्स्थ है हमारे पास मोनोलिथिक. पहले तो माइक्रो कर्नल हाइपरवाइजर की बात थी इसमें, अब है हमारे पास मोनोलिथिक हाइपरवाइजर में क्या इम्प्लीमेंट करता है ऑल द मेंशन फंक्शंस इंक्लूडिंग दोज ऑफ द डिवाइस ड्राइवर. ओके. जेन आर्किटेक्चर में क्या कहता है, ये जेन इज अ माइक्रो कर्नल हमारा हाइपरवाइजर है विच सेपरेट द पॉलिसी फ्रॉम द मैकेनिज्म. ये सेपरेट करता है पॉलिसी फ्रॉम द मैकेनिज्म से. ओके. जेन हाइपरवाइजर इम्प्लीमेंट ऑल द मैकेनिज्म, ये सारे इम्प्लीमेंट कर देता है मैकेनिज्म को, लीविंग द पॉलिसी टू बी हैंडल बाय द डोमेन जीरो. और ये लीव कर देता है पॉलिसी को जो हैंडल करी जाती है डोमेन जीरो के द्वारा. ओके. जेन डज नॉट इंक्लूड एनी डिवाइस ड्राइवर. इसमें ना डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती, नीड नहीं होती नेटिवली. इट जस्ट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म बाय विच अ गेस्ट OS कैन. ओके. फोर्थ है हमारे पास जेन प्रोवाइड अ वर्चुअल इन्वायरमेंट. जेन प्रोवाइड करता है एक वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो लोकेटेड है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द OS. ओके. फिफ्थ है हमारे पास द कोर कंपोनेंट्स ऑफ अ जेन सिस्टम आर. कोर कंपोनेंट्स हमारे पास जेन सिस्टम के, एक तो हाइपरवाइजर हो गया, कर्नल एंड द एप्लीकेशंस. ओके. सिक्स्थ है हमारे पास लाइक अदर वर्चुअलाइजेशन सिस्टम्स की तरह मैनी गेस्ट OS कैन रन ऑन द टॉप ऑफ द हाइपरवाइजर. सेवेंथ है द गेस्ट OS विच हैज़ कंट्रोल एबिलिटी इज कॉल्ड अ डोमेन जीरो. जो गेस्ट OS है जिसके पास कंट्रोल एबिलिटी है उसको हम डोमेन जीरो बोलते हैं. एंड द अदर आर कॉल्ड डोमेन यू. और जो बाकी के हैं ना उनको हम बोलते हैं डोमेन यू बोलते हैं. ओके. डोमेन जीरो इज अ प्रिविलेज्ड गेस्ट OS. ये डोमेन जीरो हमारा प्रिविलेज्ड गेस्ट OS है जेन का. ओके. जो डोमेन जीरो है इज डिज़ाइन टू एक्सेस द हार्डवेयर डायरेक्टली एंड मैनेज डिवाइसेस. डोमेन जीरो से हम एक्सेस कर सकते हैं हार्डवेयर को डायरेक्टली जेन में. एंड 9 पॉइंट है हमारे पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डोमेन जीरो इज़ टू एलोकेट एंड मैप हार्डवेयर रिसोर्सेज. ये एलोकेट करता है, मैप करता है हार्डवेयर के रिसोर्सेज को गेस्ट डोमेन्स के लिए. ओके. गेस्ट डोमेन द यू डोमेन्स के लिए. हम इसका ये डायग्राम देख सकते हैं. हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस है, इसके ऊपर आई हमारे पास जेन हाइपरवाइजर की लेयर, ये डोमेन जीरो. इसके ऊपर एप्लीकेशंस बनी हुई है हमारे पास डोमेन जीरो की. फिर है इसमें एक्सोनो लिनक्स, फिर है XONO विंडोज़. गेस्ट डोमेन्स हमारे ये. अब है क्वेश्चन आता है हमारे पास, कितना रह गया ये होने वाला है. ओके.
हम इसको फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं इस वीडियो को, इफ आई एम टीचिंग स्लो। क्वेश्चन 2.30 में क्या कह रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बाइनरी ट्रांसलेशन विद द फुल वर्चुअलाइजेशन। ये बाइनरी ट्रांसलेशन क्या होता है फुल वर्चुअलाइजेशन के साथ, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन बताना है हमें, क्या है ये पढ़ते हैं। ओके, बाइनरी ट्रांसलेशन विद द फुल वर्चुअलाइजेशन में क्या है, फुल वर्चुअलाइजेशन क्या होती है हमारी, with a full virtualization non-critical instruction run on the hardware directly while a critical instruction are discovered and replaced with the trap in the VMM। जो नॉन क्रिटिकल डिस्क है ना इंस्ट्रक्शन, वो डायरेक्टली रन कर सकते हैं हार्डवेयर पे, बल्कि जो क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन है वो डिस्कवर करे जाते हैं, रिप्लेस कर दे जाते हैं ट्रैप इनटू द VMM टू बी इमुलेटेड बाय द सॉफ्टवेयर। ओके, fourth second है हमारे पास, both the hypervisor and the VMM approach are considered full virtualization को हम इसे consider करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, critical instructions are trapped into the VMM because binary translation can incur a large performance overhead। ओके, फोर्थ है, नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन डू नॉट कंट्रोल हार्डवेयर or threaten the security of the system, but the critical instructions do। Fifth है हमारे पास, therefore running non-critical instruction on the hardware not only can promote efficiency but can also ensure a system security। तो ये था हमारा full virtualization था। सेकेंड हमारे पास बाइनरी ट्रांसलेशन ऑफ द गेस्ट ओएस रिक्वेस्ट यूजिंग अ वीएमएम की क्या है, VMware put the VMM at the ring 0 पे एंड द गेस्ट ओएस को रिंग दे देते हैं ring 1 पे। The VMM scans the instruction stream and identify the privilege control and behavior sensitive instructions। Okay, थर्ड है हमारे पास, व्हेन दीज इंस्ट्रक्शन आर आइडेंटिफाइड दे आर ट्रैप्ड इनटू द VMM। जब ये इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ये ट्रैप कर लिए जाते हैं VMM में, एंड विच एमुलेट द बिहेवियर ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन, वो एमुलेट करते हैं इस इंस्ट्रक्शन के बिहेवियर को। द मेथड यूज इन द इमुलेशन इज कॉल्ड द बाइनरी ट्रांसलेशन। ये जो मेथड यूज हो रहा है, ये जो मेथड यूज हो रहा है इमुलेशन में, हम इसको बाइनरी ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। ओके, फुल वर्चुअलाइजेशन कंबाइन बाइनरी ट्रांसलेशन डायरेक्शन एग्जीक्यूशन। The guest OS is completely decoupled from the underlying hardware. Consequently, the guest OS is unaware that is being virtualized। जो guest OS है ना, वो unaware है कि वो virtualized है। ओके, हमारे पास ये होस्ट कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर है, रिंग 0, रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3। इसके ऊपर क्या है, VMM की लेयर। फिर इसके बाद आया हमारे पास गेस्ट ओएस की लेयर। उसके बाद लेयर्स रिंग 2 में कुछ भी आ सकता है। उसके ऊपर आ गया हमारे पास यूज़र के ऐप, और जो यूज़र के ऐप है वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एग्जीक्यूशन ऑफ द यूज़र रिक्वेस्ट हो रहा है एंड डायरेक्टली ट्रांसलेशन हो रहा है हमारा OS की रिक्वेस्ट का। अब है हमारे पास होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। हम क्वेश्चन था और हमें लिखनी थी डिस्क्राइब दी होस्ट बेस्ड ट्रांसलेशन। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। होस्ट बेस्ड ट्रांसलेशन में क्या होता है, एन ऑल्टरनेटिव वर्चुअल आर्किटेक्चर इज टू इंस्टॉल अ वर्चुअलाइजेशन। जो ऑल्टरनेटिव वर्चुअल मशीन का आर्किटेक्चर है वो इंस्टॉल होता है वर्चुअलाइजेशन लेयर पे ऑन द टॉप ऑफ होस्ट ओएस पे। ठीक है, the host OS is still responsible for the managing the hardware। Okay, the guest OS are installed and they run on the top of the virtualization। जो guest OS है वो रन करा जाता है on the top of the virtualization layer पे। ओके, डेडिकेटेड एप्लीकेशन में रन ऑन दी VM। जो डेडिकेटेड एप्लीकेशन है वो रन भी कर सकती है VM पे, बल्कि सडनली जो सम अदर एप्लीकेशन है वो रन करती है होस्ट OS डायरेक्टली पे। ओके, ये तो हमारा इतना हो गया। अब हम क्वेश्चन 2.3 पढ़ेंगे।
ये कह रहा है पैरा वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है। पैरा वर्चुअलाइजेशन में एक हार्डवेयर लेयर आ जाती है, उसके ऊपर आता है हाइपरवाइजर वीएमएम। फिर इसके ऊपर हमने एप्लीकेशंस बना दी है। एप्लीकेशन पैरा वर्चुअलाइज्ड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। पैरा वर्चुअलाइज्ड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लेते हैं क्या कह रहा है। पैरा वर्चुअलाइजेशन नीड टू मॉडिफाई द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जरूरत होती है इसे इन मॉडिफाई कर दे हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके अब क्या है, द पैरा वर्चुअलाइज्ड वीएम प्रोवाइड अ स्पेशल एपीआई रिक्वायरिंग सस्टेनेबल ओएस मॉडिफिकेशन इन द यूजर एप्लीकेशन। इसका डायग्राम हो गया होस्ट कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर का। इसके ऊपर हमारे पास वर्चुअल लेयर आई, उसके बाद 0 1 2 3 पैरा वर्चुअलाइज्ड गेस्ट ओएस की लेयर आती है वर्चुअलाइजेशन के सीधे बाद। बाकी सेम ही इसका रूल है। ओके अब है व्हाट आर द वेरियस टूल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वेरियस टूल्स क्या क्या है हमारे वर्चुअलाइजेशन के। फर्स्ट है हमारा GANETI, गैनिटी, गैनिटी बोलेगा आई थिंक। Ganeti is a cluster server management tool developed by the Google। ये क्या करता है, it is a built on existing virtualization पे ये build करा गया technologies like KVM, Xen and the other open source software के लिए। ओके सेकेंड टूल है हमारा वर्चुअलाइजेशन का KVM का कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। ये एक ओपन सोर्स वर्चुअलाइजेशन टूल है लिनक्स के लिए और कंटेन करता है वर्चुअलाइजेशन एक्सटेंशन लाइक AMDV एंड द इंटेल VT। फिर है हमारे पास ओविट। ओविट क्या है, ओविट भी हमारा एक वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन है, यूज कर जाता है मैनेज क्रिएट एंड वर्चुअलाइजेशन डाटा सेंटर्स में। एक आ गया पैकर। पैकर कैन बी यूज बाय द सिस्टम एडमिन, ये सिस्टम एडमिन के द्वारा यूज करा जाता है टू बिल्ड एंड सब्सिक्वेंटली मैनेज द ऑपरेशन ऑफ द वर्चुअल मशीन। ओके एग्जाम हमारा वर्चुअल बॉक्स भी हो गया। एक हो गया वैग्रेंट, एक है हमारा जैन। ओके हमें बताना शॉर्ट नोट लिखनी है सीपीयू की वर्चुअलाइजेशन हम कैसे करते हैं। सीपीयू वर्चुअलाइजेशन एक तरह की हार्डवेयर फीचर है जो अलाउ करता है सिंगल प्रोसेसर को टू एक्ट एज इफ इट वाज अ मल्टीपल इंडिविजुअल सीपीयू की तरह। ओके डिस्क्राइब करना हमें अब मेमोरी का वर्चुअलाइजेशन कैसे होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। इसमें क्या है, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन में क्या है, डिकपल कर देता है रैम के रिसोर्सेज को फ्रॉम द इंडिविजुअल सिस्टम्स में एक डेटा सेंटर में एंड देन एग्रीगेट दोज रिसोर्सेज को इनटू द वर्चुअलाइज्ड मेमोरी पूल में। ओके राइट शॉर्ट नोट लिखनी है हमें। आईओ वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। आईओ वर्चुअलाइजेशन में क्या होती है, एन इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन इज एन टेक्नोलॉजी दैट यूज सॉफ्टवेयर टू एब्स्ट्रैक्ट अपर लेयर protocols from the physical connection or the physical transport। Okay how the IO वर्चुअलाइजेशन वर्क कैसे करता है। ये जो IO वर्चुअलाइजेशन है ये क्या है, वर्चुअल डिवाइस है एंड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर इट्स फिजिकल इक्विवेलेंट। ये सब्स्टिट्यूट करा गया है फिजिकल इक्विवेलेंट की तरह। जैसे कि हमारा निक कार्ड हो गया, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, और एक हो गया होस्ट बस एडेप्टर हो गया HBA। ओके फिर हमें क्या है, क्वेश्चन डिस्क्राइब करना है वर्चुअलाइजेशन का सपोर्ट क्या है। फिर क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन अ डिजास्टर रिकवरी इन क्लाउड कंप्यूटिंग में। डिजास्टर रिकवरी क्या होती है। डिजास्टर रिकवरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट में। डिजास्टर रिकवरी डिफाइन द फैक्टर्स टू इंश्योर द सर्विस एबिलिटी। अगर मीन्स कहीं तूफान आ गया, बाढ़ आ गया है, तो हमारी सर्विस क्या है, बिल्कुल सही सलामत रहनी चाहिए। बस इसमें यही था, ये यूनिट यहीं तक है। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।